हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द साइंस पाठशाला। तो दोस्तों, एनसीईआरटी की सीरीज़ में आज से हम लोग क्लास 7th की साइंस स्टार्ट करने वाले हैं और आज का हमारा चैप्टर है पादपों में पोषण। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पोषण की आवश्यकता हम सभी को पड़ती है। जितने भी जीवित प्राणी हम लोगों को दिखाई देते हैं, हमारे आसपास में, उन सभी को वृद्धि और विकास करने के लिए, जीवन के अंदर विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करने के लिए, अपने जीवन को सुचारू रूप से चालू करने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। पोषण को प्राप्त करने के तरीके अलग अलग हैं। यदि अगर मैं हम लोगों की बात करूं, तो हमें पोषण प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की सब्जियां, फल या अनाज की ज़रूरत होती है। वहीं अगर दूसरे जीवों की बात करें, तो जैसे शेर, बाघ है, तो अपना पोषण प्राप्त करने के लिए ये दूसरे जीवों का भक्षण करते हैं। गाय भैंसों की अगर हम बात करें, तो वह पोषण प्राप्त करने के लिए पत्ते, घास खाते हैं। तो कि कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं, सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। इन्हें पोषक कहते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे पादप अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादप पर निर्भर होते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि पादप जो है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस वजह से पादपों को हम स्वयंपोषी कहेंगे। और जैसे जंतु है, हम मनुष्य हैं, तो हम लोग क्या है कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। तो इस वजह से हम विषमपोषी में आ जाएंगे। पादपों में पोषण विधि। तो केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की संरचना, शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जो जैविक प्रक्रम है के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहेंगे। और पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करेंगे तो स्वपोषण कहलाती है। अतः हम लोग क्या कहेंगे कि जो पादप है, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उन्हें स्वपोषी जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, तो उन्हें हम विषमपोषी कहेंगे। पहेली जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता। पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित हैं? क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में? पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं? खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है? तो आइए इसके बारे में देखते हैं। पौधे जो है अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण, पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है। अतः सभी कच्चे पदार्थ जो है उन तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि जो पत्तियां हैं वो पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं और पादपों में जो खाद्य पदार्थों का संश्लेषण है वो पत्तियों के द्वारा होता है। अतः जो पत्तियों तक कच्चे पदार्थ हैं वो पहुँचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल और खनिज मूल के द्वारा अवशोषित किए जाएंगे और तने के माध्यम से पत्तियों तक ट्रांसफर किए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। यह द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं। ये जो रंध्र होते हैं ये द्वार कोशिका, जिन्हें हम गार्ड सेल्स बोलते हैं, के द्वारा घिरे होते हैं और ऐसे जो छिद्र होते हैं इनको हम रंध्र कहते हैं। जल एवं खनिज जो है वो वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, पत्ती शाखाओं तक फैली होती है। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती है।
तो क्या पढ़ा हमने कि जल एवं खनिज जो हैं वो वाहिकाएं, जिन्हें हम वेसल्स कहते हैं, द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। और ये जो वेसल्स होती है ये ट्यूब के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली हुई होती है। पहली जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता होती है कि वे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती हैं परंतु पादप के दूसरे भाग नहीं कर सकते। तो पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसीलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि पत्तियों में एक हरा वर्णक पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में ऊर्जा का संग्रहण करेगा और उस ऊर्जा को संग्रहित कर पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है तो इसे हम प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसीलिए सौर ऊर्जा का स्टोरेज किया जाता है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। आप लोगों ने सोचा कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पादपों का अस्तित्व नहीं होगा। ये कहानी बिल्कुल वैसी है कि अगर मनुष्य को भोजन, ऑक्सीजन, पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? तो अगर हमें ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी तो मनुष्य का अस्तित्व नहीं होगा। उसी प्रकार अगर पादपों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पादपों का भी कोई अस्तित्व नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परमावश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है, क्योंकि पौधे क्या करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं तथा ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। और जब प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस ही नहीं होगी तो ऑक्सीजन रिलीज कहाँ से होगी? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। और ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम इस समीकरण के द्वारा भी शो कर सकते हैं, जिसमें है क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस में जल है, सूर्य का जो कि क्या करेंगे, सूर्य के प्रकाश या क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट या ऑक्सीजन का निर्माण करेंगे। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है, कार्बोहाइड्रेट अंततः स्टार्च या मंड में परिवर्तित हो जाते हैं। कोशिकाएं, तो कोशिकाएं जो हैं आपने देखा होगा कि इमारतें जो है वो ईंटों से बनती हैं। इसी प्रकार जो हमारा सजीवों का शरीर होता है वो भी सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना होता है और इन सूक्ष्म इकाइयों को हम लोग कोशिका या सेल कहते हैं। कोशिकाओं को हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं, जैसे कि अमीबा होता है। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली बोलते हैं, जिसे कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है जिसे कि केंद्रक या फिर न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्र के चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ घिरा होता है जिसे कि कोशिका द्रव्य अथवा साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये यहाँ पे कोशिका का डायग्राम दिया हुआ है जिसमें ये केंद्र है, फिर ये यहाँ पे जो कोशिका द्रव्य भरा हुआ है जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और ये बाहर जो है बाहरी झिल्ली जो है इसको हम सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली बोलते हैं। पर हमें ये पत्ती का चित्र दिखाया हुआ है जिसमें अभी तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, बट जब हमने इसको माइक्रोस्कोप के अंडर में जूम करके देखा तो हमें यहाँ पे ये द्वार कोशिकाएं, रंध्री द्वार, रंध्र दिखाई दिए। तो रंध्र क्या होते हैं? ये पत्ती की सतह पर छोटे छोटे से छिद्र होते हैं जिनमें से होकर CO2 जो है पौधे के अंदर प्रवेश करती है। और ये जो रंध्र द्वार हैं, ये जो द्वार कोशिकाएं हैं, ये खुलती और बंद होती रहती हैं क्योंकि रंध्र भी जो है वो सांस लेते हैं, तो उनके लिए क्या है, द्वार कोशिकाएं बार बार खुलती हैं और बंद होती हैं। नीचे यहाँ पर पत्ती की काट दिखाई हुई है जिसमें ये क्लोरोफिल है और ये द्वार कोशिकाएं हैं। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना
दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है कि पत्ती में अगर स्टार्च की प्रेजेंस है तो इसका मीन क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। और स्टार्च जो है वो भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है ये इस चित्र के द्वारा समझाया हुआ है। सूर्य है जो कि ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य के द्वारा जो सौर ऊर्जा आती है वो पौधे के द्वारा ग्रहण की जाती है। पौधे में जो पत्तियां होती हैं उनके ऊपर रंध्र उपस्थित होते हैं जिनके द्वारा CO2 तो अंदर ली जाती है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ा जाता है। और पत्तियों में हरा वर्णक पाया जाता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, जिसकी वजह से हमें जो पत्तियां हैं उनका जो रंग है हरा दिखाई देता है। नीचे ये रूट्स हैं जिनके द्वारा जल एवं खनिज का अवशोषण होता है। एवं रूट्स जो जल एवं खनिज का अवशोषण करती हैं वो तने के द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है। और पत्तियां फिर क्या करती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे के लिए भोजन का निर्माण करती हैं। और इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस है वो पूरी होती है। भुजों ने देखा कि कुछ पादपों की पत्तियां गहरी लाल, बैंगनी अथवा भूरे रंग की होती है। तो वह जानना चाहता है कि क्या इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने व हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। जैसा कि हमारे जो मरुस्थलीय पादप होते हैं उनमें वाष्पोत्सर्जन द्वारा जो जल की हानि होती है उसको कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा सूल रूपी हो जाती है। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। कि यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि पत्तियों के अलावा भी पादपों के कुछ और हरे भाग होते हैं जैसे कि उनके तने और शाखाएं जिनके द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। एक्टिविटी 1.1, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक ही प्रकार के पादपों के 2 गमले लेंगे और इनमें से एक को तो हम अंधेरे में रख देंगे 72 घंटों के लिए और दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रख देंगे। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन का परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे आपने कक्षा 6 में किया था। तो कक्षा 6 में हम लोगों ने कैसे किया था कि जैसे खाद्य सामग्री को लिया और उसके अंदर 2 या 3 ड्रॉप्स जो थी आयोडीन की डाली और अगर उसमें नीला या काले रंग की प्रेजेंस हुई तो उसमें क्या है कि स्टार्च है, अन्यथा नहीं। और इस जो ये परीक्षण हम लोगों ने किया है उसको हम लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। अब उस गमले को जिसे आपने अंधेरे में रखा था 3-4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। पुनः इसकी पत्ती पर आयोडीन परीक्षण कीजिए और अपना जो परीक्षण है उसको नोटबुक में नोट कर लीजिए। हरी पत्तियों के अतिरिक्त जो अन्य वर्ण की जो पत्तियां होती है ना उनमें भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में क्या होता है कि जो लाल, भूरे अथवा अन्य जो वर्णक होते हैं ना, जो कलर होते हैं वो क्या करते हैं कि क्लोरोफिल के हरे रंग को ढक लेते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। आपने गीली दीवारों पर, तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंखी काई जैसे पादप देखे हैं। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण होते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं शैवाल जो है वो नमी में या जल में पाए जाते हैं और इनमें क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से इनका रंग हरा होता है और ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। तो आइए जानते हैं कि पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थों का संश्लेषण किस प्रकार होता है। तो जैसा कि हमने पढ़ा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा जो हरे पादप है वो कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बनते हैं। इसका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, लेकिन प्रोटीन जो है वो एक नाइट्रोजनी पदार्थ है जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। पादपों को ये जो नाइट्रोजन है ये कहाँ से प्राप्त होती है इसके बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, वास्तव में जो ये नाइट्रोजन होती है वह गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं करते। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वायु में लगभग 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, लेकिन फिर भी पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर पाते हैं। मिट्टी में कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं जो गैस या नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में रिलीज करते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं
और आप लोगों ने किसानों को खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हुए भी देखा होगा, जिनमें जो नाइट्रोजनी पदार्थ हैं इनकी प्रचुरता होती है। पादप खाद्य के अन्य संघटकों जैसे प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं। तो जैसे हमने क्या पढ़ा यहाँ पे कि पादपों में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है उसमें उसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। फिर कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं और इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के रूप में होता है। प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजनी पदार्थ है जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। और ये जो नाइट्रोजन है वो गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो इसका जो अवशोषण है पादप जो है वो इसी रूप में न करके इसमें क्या होता है कि मिट्टी में कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं जैसे राइजोबियम वगैरह, तो वो गैस या नाइट्रोजन को उपयोगी में परिवर्तित कर मृदा में रिलीज कर देते हैं। इसीलिए आपने ये भी देखा होगा कि जो किसान अपने खेतों में उर्वरक और खाद डालते हैं उसमें नाइट्रोजन पदार्थों की प्रचुरता होती है। और जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस और पोटास है वह पौधों की जो वृद्धि होती है उसके लिए बहुत आवश्यक होते हैं। पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। तो फ्रेंड्स, कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। वे अपना भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। वे कैसे जीवित रहते हैं तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं, तो इनके बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, मनुष्य और अन्य प्राणियों की तरह पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पदार्थों या अन्य जो पोषण होते हैं पादपों द्वारा जो निर्मित खाद्य पर निर्भर करते हैं। ये विषम जो पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। कि विषम पोषी प्रणाली क्या होती है कि जिसमें पादप जो है अपना भोजन स्वयं संश्लित न करके किसी अन्य पादप पर अपने खाद्य अथवा अपने पोषण के लिए निर्भर करते हैं, तो वो विषम पोषी प्रणाली कहलाती है। पोषी पादप पर अमर बेल का चित्र दिखाया हुआ है जो कि परजीवी का उदाहरण है। आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है। ये अमर बेल का पादप है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते जिस पर ये आरोहित होते हैं। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है, क्योंकि अमर बेल जैसे जो पादप है वो परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। कि हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि ये जो पीले रंग की संरचना हमें दिखाई दे रही है ये अमर बेल का पादप है। अमर बेल में क्लोरोफिल नहीं होता, जिसकी वजह से ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं, और जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। यह विस्मयकारी है। ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। इसकी घड़े के समान दिखाई देने वाली जो संरचना है वो वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के बीच फंस जाता है। घड़े में उपस्थित जो पाचक रस है वह कीटों का पाचन हो जाता है। कि जो घड़े में उपस्थित पाचक रस होता है उसके द्वारा जो कीट है उनका पाचन हो जाता है, और कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप जो हैं वो कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। अर्थात जो पादप कीटों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। भूजो भ्रमित है। यदि घटपर्णी हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है तो यह कीटों का भक्षण क्यों करता है? क्योंकि इस प्रकार के जो पादप होते हैं वे इनको मृदा से वे सभी पोषक नहीं मिल पाते जिनकी इन्हें आवश्यकता होती है। इसीलिए ऐसे पौधों की जो पत्तियां होती है वे घड़े के रूप में परिवर्तित हो जाती है और उनसे कीड़ों के माध्यम से नाइट्रोजन जैसे पदार्थ उनको आसानी से मिल जाते हैं। मृत जीवी क्या होते हैं? आपने बाजार में छत्रक या मशरूम बिकते देखे होंगे। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों अथवा तनों या छाल पर छाते के समान संरचना के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। तो आइए देखते हैं कि जीवन या उत्पन्न हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है और वे उन्हें कहाँ से प्राप्त करते हैं। बूझो जानना चाहता है कि ये जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। इनमें प्राणियों के समान सम्मुख नहीं होता है।
ये हरे पादपों के समान भी नहीं होते, इनमें क्लोरोफिल भी अनुपस्थित होता है, अतः ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का संश्लेषण नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बूझो के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि जब मृत जीवी हैं ये अपना भोजन प्राप्त कैसे करते हैं, क्योंकि इनमें जो हम मनुष्य हैं या फिर जो अदर प्राणी हैं उनकी तरह मुख भी नहीं होता, ना ही ये हरे पादपों की तरह होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भी अपना भोजन का संश्लेषण नहीं कर पाते, क्योंकि हमें पता है कि भाई प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस में क्लोरोफिल जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि क्लोरोफिल के द्वारा ही जो सूर्य की ऊर्जा होती है वो पत्तियों के द्वारा ग्रहण की जाती है और उसके द्वारा जो है पत्तियों के द्वारा फिर पादप के लिए खाद्य बनाया जाता है। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं कि मृत जीव अपना भोजन कैसे बनाते हैं। एक्टिविटी 1.2 ब्रेड या डबल रोटी का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो लेंगे। इसे किसी नम एवं उष्ण स्थान पर 2 या 3 दिन के लिए रख देंगे तथा उस समय तक रखा रहने देंगे जब तक उस पर रोए जैसी संरचना न दिखाई देने लगे। ये संरचनाएं सफ़ेद, हरे, भूरे रंग की अथवा किसी अन्य रंग के धब्बों के रूप में हो सकती हैं। फिर किसी आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका अवलोकन करते हैं तो आप इनमें कुछ रुई के समान संरचनाएं देखेंगे। यह जो जीव होते हैं इनको हम कवक या फंजाई कहते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि जो है भिन्न प्रकार की होती है। ये क्या करते हैं, ये मृत एवं अपविघटनकारी जो वस्तुएं होती हैं उनकी सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं जिससे वे विलयन रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाती है। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले पौधे जो होते हैं वो मृतजीवी कहलाते हैं। कवक फंजाई जो होते हैं वो आचार, चमड़े, कपड़े व अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती है। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती हैं। तो याद है कि उसके सुंदर जूते जिन्हें वह विशेष अवसर पर पहनती थी वर्षा ऋतु में कवक के कारण खराब हो गए। वह जानना चाहती है कि वर्षा ऋतु में कवक अचानक कैसे प्रकट हो जाते हैं। तो वर्षा ऋतु में कवक अचानक क्यों प्रकट होते हैं, क्योंकि जो कवकों के बीजाणु है वो वायु में उपस्थित होते हैं और वो ऐसे स्थान पर बैठते हैं जहाँ पर नम एवं उष्णता हो। तो वो वहाँ पर क्या है कि नम एवं उष्ण जगह पर अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते जो नम एवं उष्ण हो तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। क्या अब आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? तो हाँ, हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से कवकनाशी द्वारा बचा सकते हैं। पहेली ने बताया कि इष्ट एवं छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी हैं, परंतु कुछ कवक पादपों, जंतु एवं मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवकों का उपयोग जो है औषधि के रूप में भी होता है। कुछ जीव जो है वो एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास और पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसको सहजीवी जो संबंध है वो कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं तो कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं, जिससे कि वृक्ष तो कवक को पोषण प्रदान करेंगे और कवक जो है जल एवं पोषकों के अवशोषण में वृक्ष की सहायता करेंगे। फिर है लाइकेन। तो लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में 2 भागीदार होते हैं। इनमें एक शैवाल होता है, दूसरा कवक होता है। तो शैवाल में क्या है, क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। कवक शैवाल को आवास, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। कि लाइकेन में क्या है, एक तो शैवाल होता है, एक कवक होता है। शैवाल में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जबकि कवक में एब्सेंट होता है। कवक शैवाल को रहने के लिए आवास, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है और बदले में शैवाल जो है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य जो है वो कवक को देता है। मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? क्या आपने किसानों को अपने खेतों में तथा माली को बगीचे के लोन एवं गमलों में खाद तथा उर्वरक डालते देखा है? क्या आप जानते हैं वे इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं? आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं।
अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस जैसे पादप पोषक होते हैं और पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। यही कारण है कि जो किसान होते हैं वो गमलों, लोन एवं गमले या फिर अपने खेत जो होते हैं उनमें खाद एवं उर्वरक डालते रहते हैं, जिससे कि जो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस जो होती है वो पोषक पदार्थ है वो मृदा में पुनः आ जाए और मतलब पादप को है खनिज पोषक तत्व है पुनः अवशोषित करने के लिए मिल सके। इसीलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। तो भूमि में जिन जो पोषक तत्वों की कमी हो रही है तो उन पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए किसान या माली क्या करते हैं कि भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाते हैं, जिससे उनमें जिन पोषक तत्वों की कमी हुई है उनकी आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। और इस प्रकार पादपों के अगर पोषण की आवश्यकता के बारे में हम जान लेंगे तो न केवल पादप उगा सकेंगे बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकेंगे। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, जैसा हमने पढ़ा भी था कि वायु में जो नाइट्रोजन है वो 78% पाई जाती है, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं। तो नाइट्रोजन का उपयोग करने के लिए क्या करेंगे कि पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर लेते हैं। तो कुछ जीवाणु होते हैं जैसे कि राइजोबियम, एनाबिना, नोस्टोक, तो ये क्या करते हैं, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। परंतु राइजोबियम भी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये क्या करते हैं, जैसे चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार जो पादप होते हैं ना, इनकी जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं। उनमें सहजीवी संबंध होता है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि राइजोबियम जो है ये जो लेग्यूम पादप होते हैं इनकी जड़ों में पाए जाते हैं। यही नहीं कि दाल की फसल के उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती। अब इस अध्याय में हमने पढ़ा कि अधिकतर पादप तो स्वपोषी होते हैं, केवल बहुत कम पादप ही अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी जिसका एग्जाम्पल लिया था हमने अमरबेल, एवं मृतजीवी जिसमें हम लोग कवक, फंजाई वगैरह आ गए थे। परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः उन्हें विषमपोषी के रूप में समूहीकृत किया गया। सारांश, सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रख रखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा खाद्य जो है वो स्वयं संश्लेषित करते हैं। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक जो पदार्थ है वो प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का चयन किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन तो उत्पादित की जाती है। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए किया जाता है। कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, वे मृतजीवी कहलाते हैं। अमरबेल जैसे पादप परजीवी हैं, वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, अतः विषमपोषी कहलाते हैं। अभ्यास, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? तो खाद्य द्वारा जो पादप होते हैं उनको पोषक तत्व जैसे फॉस्फोरस, नाइट्रोजन इनकी पूर्ति होती रहती है, जिससे वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रख रखाव के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो परजीवी जो जीव होते हैं वो परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे अमरबेल, और मृतजीवी जो है वो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि कवक और ईस्ट।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप पत्ती में मंड की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। तो पत्ती में मंड की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए हम सबसे पहले पत्ती को बॉईल करेंगे, फिर उसमें से उसका हरा रंग निकाल उस पर आयोडीन की 2-3 ड्रॉप्स डालेंगे। ऐसा करने पर जब हमें पत्ती का कलर जो है वो नीला या काला दिखाई देता है तो मंड की उपस्थिति होगी। हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो हरे पादप जो है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश की जो उपस्थिति में सूर्य की जो ऊर्जा होती है प्लस में जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल है उसको तो ग्रहण करते हैं और उसको ग्रहण कर अपना भोजन बनाने के लिए उसको उपयोग में लेते हैं। और यह प्रक्रिया जो है ये हरित लवक नामक जो कोशिकाएं होती हैं उनमें होती है, जो पत्तियों में पाई जाती है और इनमें क्लोरोफिल वर्णक होता है, जिसकी वजह से हमें पत्तियों का जो कलर है वो हरा दिखाई देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इनमें है, क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसीलिए उन्हें स्वपोषी कहते हैं। पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण जो है स्टार्च के रूप में किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और O2 का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न कथनों से संबंध पारिभाषिक शब्द बताइए। तो है पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप, तो हमने पढ़ा था कि अमरबेल। फिर है एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है, तो वो है सहजीवी। और वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है, तो स्टोमेटा। सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए। तो अमरबेल उदाहरण है किसी परजीवी का। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है घटपर्णी या पिचर पादप। सो इस प्रकार हमारा आज का चैप्टर पादपों में पोषण कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।